गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग द्वितीय की कक्षा के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने अब तक मांग की कीमत लोच को पढ़ा और उस कीमत लोच को मापने की 3 विधियों की हमने बताया। वह विधि चाप लोच विधि, बिंदु लोच विधि, एमकुल वह विधि है। चाप लोच विधि एवं बिंदु लोच विधि का वर्णन हम गत कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम कीमत लोच ज्ञात करने की कुल व्यय विधि को पढ़ेंगे। कुल व्यय विधि का प्रयोग मार्शल द्वारा किया गया, जिसके द्वारा मांग की लोच मापने के लिए कीमत में परिवर्तन का व्यय की कुल मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर लोच का निर्धारण किया जाता है। अर्थात मूल्य परिवर्तन से पहले एवं मूल्य परिवर्तन के पश्चात उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु पर किए गए व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है अथवा कमी, वृद्धि या स्थिर रहता है। इस आधार पर कुल व्यय विधि द्वारा कीमत लोच ज्ञात की जाती है। इस विधि के अंतर्गत हम 3 स्थितियां लेते हैं, जैसा कि सारणी में स्पष्ट है। पहली स्थिति में यदि कीमत में वृद्धि की जाती है तब उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय यदि कम हो जाता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है और यह लोच की प्रकृति लोचदार कहलाती है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उस वस्तु पर होने वाला व्यय में वृद्धि हो जाती है तब कीमत लोच इकाई से अधिक आती है। इस स्थिति में भी लोच की प्रकृति लोचदार कही जाती है। स्पष्ट है कि कीमत एवं व्यय दोनों में विपरीत संबंध होने पर कीमत लोच इकाई से अधिक आती है, अर्थात लोचदार प्रकृति पाई जाती है। दूसरी ओर जब कीमत में वृद्धि की जाती है और वस्तु पर किया जाने वाला व्यय भी बढ़ जाता है तब मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। इस स्थिति में लोच की प्रकृति बेलोचदार होती है। यदि वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय भी कम हो जाता है तब भी मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी और लोच की प्रकृति बेलोचदार कहलाती है। स्पष्ट है कि कीमत एवं व्यय की मात्रा में परिवर्तन जब एक ही दिशा में होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है और लोच की प्रकृति बेलोचदार। तीसरी स्थिति वह होती है जब किसी वस्तु की कीमत में या तो कमी हो जाए अथवा वृद्धि हो जाए। दोनों ही स्थिति में यदि उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय की मात्रा परिवर्तित नहीं होती या स्थिर रहती है तब मांग की कीमत लोच
इकाई के बराबर आती है और लोच की प्रकृति इकाई लोचदार कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब कीमत व व्यय में सीधा संबंध होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है, और जब कीमत व व्यय में विपरीत संबंध होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। इसे हम चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उपरोक्त चित्र में चित्र प्रथम में OX अक्ष पर वस्तु X की मात्रा ली गई है और OY पर कुल व्यय की मात्रा ली गई है। इसमें हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय में कमी हो जाती है, या जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है। इस स्थिति में हम चित्र के निचले भाग में देखेंगे, जो दूसरा चित्र है, उस मांग वक्र पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। चित्र दूसरे में OX अक्ष पर वस्तु X की मात्रा ली गई है तो OY अक्ष पर उस वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। चित्र में हम देखते हैं कि जब वह अधिकतम हो जाता है तब मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर व्यय की मात्रा स्थिर रहती है तो मांग की कीमत लोच इकाई लोचदार या 1 के बराबर होती है, और लोच की प्रकृति इकाई लोचदार कहलाती है। इसी प्रकार चित्र के ऊपर के भाग में कुल व्यय वक्र के तीसरे भाग को देखें। जब कीमत में कमी होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है, अथवा कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय बढ़ जाता है, तब चित्र के निचले भाग में हम देखते हैं कि मांग वक्र DD पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो जाती है। इस प्रकार हमने उपरोक्त दोनों चित्रों के द्वारा देखा कि किसी वस्तु की मांग की मात्रा, कुल व्यय और कीमत, इनमें परिवर्तन के आधार पर कीमत लोच किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मांग की कुल व्यय विधि के पश्चात अब हम मांग की तिरछी लोच देखेंगे। इससे पूर्व कि हम मांग की तिरछी लोच का अध्ययन करें, एक बार पुनः हम ये देखें कि कीमत लोच मापने की 3 विधियां बिंदु लोच विधि, चाप लोच विधि एवं कुल व्यय विधि है। जब मांग वक्र के बिंदु पर
एवं मांग वक्र के दो बिंदुओं पर कीमत लोच ज्ञात ना करनी हो और हमें केवल व्यय में परिवर्तन दिया गया हो, तब हम कुल व्यय विधि द्वारा कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें कीमत में परिवर्तन ज्ञात होना चाहिए कि कीमत में वृद्धि हो रही है या कमी, और इस कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप व्यय की मात्रा में किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। यदि हमें कीमत में परिवर्तन और व्यय की मात्रा में परिवर्तन ज्ञात हो तो हम कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं कि कीमत लोच इकाई से अधिक रहेगी अर्थात लोचदार होगी, या इकाई से कम अर्थात बेलोचदार होगी। बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि कीमत में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वस्तु पर किया जाने वाला व्यय स्थिर रहता है। ऐसा उस परिस्थिति में होता है तो कुल व्यय अधिकतम माना जाता है। कुल व्यय के अधिकतम होने पर चित्र में कुल व्यय वक्र का शीर्ष भाग, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ कुल व्यय अधिकतम है, यदि हम एक लंब मांग वक्र पर डालें तब हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वहाँ मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर प्राप्त होगी। इस स्थिति में मांग वक्र के निचला भाग और मांग वक्र का ऊपरी भाग का अनुपात समान होगा। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि यह मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। लेकिन कुल व्यय के अधिकतम होने से पूर्व एवं पश्चात मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न प्राप्त होती है।